हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खत्म कर रहे होंगे। कल ही की तरह आज भी जिन एग्जांपल्स का हम इस्तेमाल करेंगे उनको अपने पेपर में शायद नहीं लिख सकते, मतलब लिख ही नहीं सकते, बट हाँ समझने के लिए आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो को 4 टुकड़ों में बांटा है। पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद उसके बहुत सारे डायग्राम, देन आ जाता है आपका न्यूली एडेड टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल आउटले मेथड, एंड चौथा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के नोट्स चाहिए मिल जाएंगे, वीडियो के लास्ट में बताएंगे कहां मिलेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, कल की वीडियो जो हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड थी उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी आपके प्राइस बढ़ रहा होगा तो डिमांड कम होगी। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। पर क्या लॉ ऑफ डिमांड ने हमें यह समझाया कि अगर प्राइस 10% बढ़ रहा है तो डिमांड कितना परसेंट कम होगी? क्या लॉ ऑफ डिमांड ने हमें यह बताया कि अगर मैं 50 रुपए प्राइस बढ़ा देता हूं तो डिमांड में 20 लोगों की डिमांड कम हो जाएगी? ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कितना, ये हम इलास्टिसिटी के अंदर पढ़ रहे होंगे। देखिए, in case of law of demand, we simply know that there exists negative relationship between price and quantity demanded. But here in elasticity of demand, we are going to know how much, कितना बदलाव आया है प्राइस की वजह से डिमांड के अंदर। ये कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें जो इलास्टिसिटी पढ़नी है वो है प्राइस की, यानी प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड में कितना बदलाव आया। दो चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। पहली, प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है, और दूसरी, डिमांड जो है वो डिपेंडेंट है। बात को ध्यान से समझना, प्राइस की वजह से डिमांड में बदलाव आया है, डिमांड की वजह से प्राइस में बदलाव कितना आएगा इसके बारे में कोई लॉ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में कितना बदलाव आया। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको एक आदमी ने खींच के रैपट लगाया, कि खींच के रैपट लगाया, उसने रैपट लगाया बहुत तेज, पर आपको गुस्सा उससे भी ज्यादा तेज आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि थप्पड़ की वजह से गुस्सा डबल आ गया? तो इलास्टिसिटी ऑफ गुस्सा इज मच हायर देन द इंटेंसिटी ऑफ थप्पड़। थप्पड़ के मुकाबले गुस्सा डबल आया तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हो गई, मोर इलास्टिक है भैया आपका गुस्सा। समझ में आ गया? तो अब इलास्टिक वर्ड का मतलब समझ के कितना बदलाव आया, प्राइस की वजह से डिमांड में कितना बदलाव आया। अब इसको समझने के लिए दो फॉर्मूले आपकी किताब में दिए हुए हैं, हम दोनों फॉर्मूलों को एक एक करके समझेंगे। पहले बात करते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर परसेंटेज मेथड। सादा भाषा में परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जिसको बेस लेते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, और जिसमें बदलाव पता करना है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, प्रोपोर्शनेट चेंज जो है इस शब्द का मतलब हमें समझना पड़ेगा। मतलब पुराने वाले चेंज को या पुराने वाले प्राइस को ध्यान में रखते हुए। देखो क्या है, सेम अमाउंट के बदलाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूं कि आईफोन है जो 1.5 लाख का मिल रहा है, अब उसका प्राइस में चेंज आ गया 1,50,500 रुपए का हो गया, तो आप बोलोगे सर बहुत छोटा मोटा बदलाव है ये तो, जो 1.5 लाख खर्च कर रहा है उसके लिए 500 कोई मायने नहीं रखते। पर इसी की जगह अगर मैं आपको बोलूं कि जो पुस्तक आप अमेज़न से लेते हैं वो 500 की जगह 1,000 रुपए की हो गई, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो सेम 500 रुपए कहीं पे इंपैक्ट रख रहे हैं और कहीं पे इंपैक्ट नहीं रख रहे। फर्क क्या है दोनों में कि बेस प्राइस कितना है, यानी चेंज होने से पहले प्राइस कितना है। इसलिए जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हम पुराने प्राइस को, बेस प्राइस को कंसीडर जरूर कर रहे होंगे। तो यहां पर प्रोपोर्शनेट चेंज मतलब पुराने वाले प्राइस के हिसाब से। अब प्रोपोर्शनेट चेंज निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है, देखो, चेंज इन क्यूडी अपॉन क्यूडी, चेंज इन पी अपॉन पी। अब इतना डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर यह है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और यह है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब मतलब क्या है वो समझना। क्यूडी मतलब
ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज होने से पहले कितनी क्वांटिटी डिमांड थी। चेंज इन क्यूडी मतलब, ये डेल मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मान लीजिए ये है, ये क्वांटिटी है, पहले प्राइस 5 थी, क्वांटिटी डिमांड 200 थी, अब प्राइस हो गई है मान लेते हैं 7 और क्वांटिटी डिमांड हो गई 100। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये और ये कहलाएंगे ओल्ड क्वांटिटी डिमांड एंड ओल्ड प्राइस। समझ में आ गया? तो क्या है ये? ओल्ड क्वांटिटी डिमांड और ये है ओल्ड प्राइस। ठीक है, और ये जो डेल वर्ड है इसका मतलब होता है चेंज और चेंज इन प्राइस। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला भी लगाने में थोड़ा मुश्किल है, मतलब एक ये डिवाइड, इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में, तो हम इतना ज्यादा डिवीजन ना करते हुए इस फॉर्मूले को थोड़ा इजी बना देते हैं। इजी कैसे बनाएंगे? अपन ने बचपन में पढ़ा है, देखो मैथमेटिक्स, चेंज इन क्यूडी अपॉन क्यूडी डिवाइडेड बाय चेंज इन पी अपॉन पी। बस ये नीचे डिवीजन को हम इधर ले गए, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा बहुत आराम से, अपोज करके, रेसिप्रोकल करके, बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो। और अंतिम जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो ये बनेगा, चेंज इन क्यूडी अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, इलास्टिसिटी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल कर आएगा। इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप समझ जाओगे एक बार में याद हो जाएगा। कैसे? इलास्टिसिटी का मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में कितना बदलाव है, तो चेंज इन डिमांड ऊपर होगा, ठीक है, तो चेंज इन प्राइस कहां होगा? नीचे, और ये अपोजिट में चलेंगे। ऐसे हम याद करते थे बचपन। ठीक है, हमने जो पीछे एक क्वेश्चन देखा था ये वाला, इसको अगर हम सॉल्व करें और इससे इलास्टिसिटी निकालें तो देखो कैसा आएगी। हमारा फॉर्मूला है चेंज इन क्यूडी अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी बाय क्यू। तो इस क्वेश्चन में क्वांटिटी डिमांड में कितना बदलाव आ रहा है? 100 और 200, 100 का। प्राइस में कितना बदलाव आ रहा है? 2 का। इनटू ओल्ड प्राइस कितना है? 5, और ओल्ड क्वांटिटी कितनी है? 200। ओल्ड प्राइस कितना है? 5, ओल्ड क्वांटिटी कितनी है? 200। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5/4 दैट इज इक्वल टू 1.25। ये आपकी हो गई इलास्टिसिटी। क्या हो गई? इलास्टिसिटी। अब आपको ये इलास्टिसिटी पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना कैसे आएगा? बहुत आसान है, देखो समझ। 1 से जब भी ज्यादा होगी मतलब ज्यादा बदलाव। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि किसी ने रह खींच के रैपट मार दिया तो हमें ज्यादा गुस्सा आया, तो उसकी रैपट की तेजी के मुकाबले हमारा गुस्सा ज्यादा है, तो मतलब हमारी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। ठीक है, 1 का मतलब बराबर, सेम, इक्वल। 1 से ज्यादा है मतलब आपने ज्यादा रिएक्ट करा। मोर देन 1 मतलब प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड ज्यादा बदली, प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा बदल गई, दैट इज नोन एज मोर इलास्टिक। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आसान है, इजी है। एक और चीज याद रखना, ये इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आएगी बेटा, इट्स ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है सर, क्यों नेगेटिव आएगी? नहीं भी है तो भी आपको नेगेटिव लिखना है भैया। क्यों लिखना है? क्योंकि प्राइस एंड डिमांड, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको थोड़ी टेक्निकलिटी में घुसा दूं कि देखो भाई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने के लिए आपको Q2 माइनस Q1 करना पड़ेगा, P2 माइनस P1 करना पड़ेगा। बात वही है, आंसर नेगेटिव आएगा। तो भाई 100 में से आप बोलोगे सर ये -100 आ रहा है, सर ये +2 आ रहा है, तो सर इसको भी -100 लिख दो। अरे प्लस माइनस वैसे हम गड़बड़ कर जाते हैं, क्यों इतनी दिमाग लगाएं? हमें बस इतना ध्यान रखना है कि चेंज पता करना है और फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। समझ गए? तो पहला मेथड आप समझ में आ गया, प्रोपोर्शनेट मेथड, जहां पर हम पता लगाते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, अब जब भी हम प्रोपोर्शनेट मेथड में कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा भाई हमेशा में ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 चीजें निकालनी पड़ेंगी।
और जब भी हम किसी को भी सॉल्व करते हैं तो हमारी अलग अलग वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे इसमें आई 1.25, और मैंने आपको समझाया कि 1.25 का मतलब क्या है कि प्राइस के मुकाबले डिमांड में ज्यादा बदलाव आ गया, ठीक है, मोर इलास्टिक है। तो ऐसे और भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, 1 से ज्यादा भी आ सकती है, 1 से कम भी आ सकती है। कितनी आ सकती है एक बार जरा इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके टोटल 5 प्रकार की इलास्टिसिटी आपके बन सकती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, ठीक है। सबसे पहला, इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, मतलब समझेंगे। मतलब यह है कि प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड में 0 का बदलाव आया। प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड में 0 का बदलाव आया, यानी डिमांड बिल्कुल भी नहीं बदली। इसको अपने थप्पड़ वाले एग्जांपल से ले। मान लीजिए कि आपको जो है ना थप्पड़ मार दिया आपकी माताजी ने, मम्मी ने। अब बचपन में मम्मी टिका देती थी कभी कभी, तो हम गुस्सा नहीं होते थे। मम्मी से तो क्या ही गुस्सा होंगे, पापा मारते तो फिर भी है, पर मम्मी से तो हम क्या ही गुस्सा होते। तो मान लीजिए मम्मी ने खींच के रैपट लगा दिया, हम रोने लग गए पर गुस्सा नहीं। यानी कि उस थप्पड़ का कन्वर्जन हमारे गुस्से में हुआ ही नहीं। थप्पड़ मारने की वजह से हमारा गुस्सा 0 है, पहले जितना था उतना ही है, पहले 0 था अभी भी 0 ही है। तो प्राइस के बढ़ने या कम होने की वजह से डिमांड में कोई बदलाव नहीं आया। इसको डायग्राम में समझेंगे, देखो कितना आसान है। आपको समझ में आ रहा होगा सर को इको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, मेरे को माइक्रो में बहुत मजा आता है, ठीक है। इसलिए मैं, हमारा पुराना चैनल था इकोनॉमिक्स और टिप्स, उसकी शुरुआत भी मैंने माइक्रो से ही की थी। देखिए बहुत आसान है। तो ये रहा प्राइस, ये मान लेते क्वांटिटी। तो इतने प्राइस पे अगर इतनी क्वांटिटी है ना, आप प्राइस को बढ़ा दो या कम कर दो, सर क्वांटिटी नहीं बदलेगी। क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, चाहे प्राइस बढ़ रहा है चाहे प्राइस कम हो रहा है। ये जनरली किस में होता है? मान लो कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानते हैं कि मेडिसिन हो गई, अब हमें तो लेनी ही पड़ेगी ना दवाई के, ऐसा तो नहीं है कि भैया हम मना कर देंगे। तो उस कंडीशन में मान सकते हैं इलास्टिसिटी 0, कभी 0 नहीं होती पर अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं 0, ठीक है। तो डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आया, ये आपका डिमांड कर्व, जो सीधी लाइन ना, ये डिमांड कर्व बन गया आपका, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे देखो, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या है? अब थप्पड़ मारा पापा ने, थप्पड़ किसने मारा? पापा ने मार दिया, फटेर, थोड़ा सा आया, लिटिल लिटिल गुस्सा कभी ज्यादा नहीं आएगा, पर थोड़ा तो गुस्सा हमें आएगा ही आएगा, है ना। तो हम मान सकते हैं कि थप्पड़ तेज पड़ा, उसके कंपैरिजन में गुस्सा थोड़ा कम आया, क्योंकि हमारी चल नहीं सकती थी, पर आया जरूर। यानी कि प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड में थोड़ा बदलाव आया। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो, तो मान लो प्राइस अगर 10% बदला, तो डिमांड 2%, 3%, 4%, 5%, 8% ही बदली, पर लेस देन 10% का चेंज आ रहा है, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से समझ लेना। डायग्राम बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। देखो ये देखो ऐसा बनेगा, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब प्राइस में इतना बदलाव आ गया, P1, क्वांटिटी में देखो बदलाव कितना है। क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की अगर आपको नहीं दिख रहा है। प्राइस में इतना बदलाव आ रहा है, क्वांटिटी बस इतनी सी चेंज हो रही है। तो हमें दिख रहा है डिमांड कर्व जो है वो अब ऐसे से हल्का सा यूं हो गया है, ठीक है। क्वांटिटी चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर एंड क्वांटिटी चेंज इन डिमांड इज लेस। प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस अपनी इच्छा से बढ़ गया, डिमांड थोड़ा कम चेंज हुई। याद रखो यहां नेगेटिव रिलेशन तो सब में है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी फॉर श्योर, पर कितना बदलाव आएगा ये आपकी इलास्टिसिटी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, भाई, बड़ा भाई, ठीक है, बड़ा भाई मार दिया बेचारा, है ना, मारा उसने। तो उसने जितना मारा मेरे को उतना ही गुस्सा आया, जितना तेज मारा मुझे उतना ही तेज गुस्सा आया। यानी कि अगर प्राइस 10% से बदला है तो डिमांड भी 10% से बदली है। अरे यार यहां पर क्या हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं क्या, कि इतना परसेंट बदला तो उतना परसेंट बदला? देखो यहां पर है ना, मैं यहीं पर एक चीज और बताता हूं आपको, परसेंट की बात निकली है तो यहां पर एक और बात कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
प्रोपोर्शनेट चेंज की जगह हम यहां पर परसेंटेज चेंज भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि किसी भी चीज की अगर आपको परसेंटेज निकालनी होती है ना, तो उसका फॉर्मूला भी यही होता है। जैसे क्वांटिटी की परसेंटेज निकालनी है तो इनटू यही फॉर्मूला होता है सेम। तो प्रोपोर्शनेट चेंज को आप परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ने जितना तेज मारा हमें भी उतना ही गुस्सा आ गया। ये लो, अभी मैं आपको एक कलाकारी सिखाऊंगा कि कैसे हम डिमांड कर्व बड़े आसानी से बना देते हैं, और आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, ठीक है ना। ये लो, P1 Q1 Q, ठीक है। अब जितना बदलाव ये है, ये जो जितना पेस है उतना ही पेस हम मानते हैं कि अमूमन इतना है। ये इलास्टिसिटी कैसी हो गई, इक्वल टू 1। इसको यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी मतलब इक्वल टू 1। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में आ रहा है, ठीक है। चौथा, मोर देन 1। मारने वाला अपना दोस्त था, घुमाया, तेरी तो मारा कैसे तूने मेरे को, फटीड 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 फटीड, मजे मजे में खेल रहे थे, खेलते खेलते उसने टिका दिया गलती से, मैंने 4 और टिका दी। अब दोस्त था, बुरा थोड़ा ना मानेगा, है ना, अपना ही यार था तो बुरा नहीं मानेगा। यानी कि थप्पड़ मेरे धीरे पड़ा और रिएक्शन मैंने तेज दी। तेरी तूने कैसे मार दिया, या छोटा भाई मान, छोटे भाई ने टिका दिया, फिर हमने उसको टिका टिका दिया, 2-2 बार टिका दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मोर इलास्टिक, कि प्राइस में 5% का बदलाव आया, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं, और डिमांड में 10%, 15%, 20% का चेंज, कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज आ गया है। डायग्राम कहां बनाए इसका, नहीं बना था, चलो दिख रहा है आप सभी को, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। ये लो, प्राइस क्वांटिटी, छोटे भाई ने थोड़ा ही मारा था मैंने, और हमने बहुत मारा, बहुत मारा उसको, ये थोड़ा सा बढ़ा, इतना सा बस, और हमने इतना चेंज कर दिया, दैट इज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ चेंज। अब आखिरी थप्पड़ उसने मारा जो मेरी वाली को लेके भागा, और उसने मारा भी नहीं बेचारे ने, बस ऐसा टल्ला सा लगा, क्या ऐसा छोटा सा टल्ला सा लगा, बस चलते चलते बोला, तूने मेरे को टच किया, तूने मेरे को टच किया, अब तू गया, बुलाओ छोरे, फोन करो, बुलाओ और निपटाओ। ये क्या हुआ, प्राइस में हवा भर का भी चेंज नहीं आया, तो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर का चेंज आ रहा है, और हमने सूद डाला, हमने टिका डाला, घुमा डाला, रेपटी रेपट रेपटी रेपट टिका दिए। क्या हुआ, प्राइस में अप्रोक्सीमेटली कोई चेंज नहीं आया है। ये डिमांड कर, प्राइस पहले जितना था अभी भी उतना ही है, सेम टू सेम, सेम यही सेम चल रहा है, हमने ज्यादा मार दिया। ये क्या हुआ, इलास्टिसिटी इक्वल टू इंफिनिटी, ये है मोर देन 1। समझ में आ गया, नहीं मोर देन 1 भाई, लेस देन 1 क्यों, ठीक है, मोर देन 1, समझ में आ गए, क्लियर है। ये पांचों डायग्राम एक बार ध्यान से देखो, 0, लेस देन 1, मोर इक्वल टू 1, मोर देन 1 एंड इंफिनिटी। अगर इन पांचों डायग्राम को मैं एक ऑर्डर में रखूं, तो अब देखना जो मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कलाकारी है, आप मेरे साथ साथ जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखो, एक आंख बंद करो, एक आंख बंद करो, पहले इसको देखो, इस वाली लाइनों को, सिर्फ इसको, बाकी सबको हटा दो, देख लिया। अब इसको इससे कंपेयर करो, पहले इसको देखो, फिर इसको इससे कंपेयर करो। अब इसको अपने दिमाग में रखना, इसको देखते रहो, इसको देखते रहो, अब इसको देखो, अब और वाली किसको देखना है, और फाइनली अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि हमारा डिमांड कर्व पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और फिर फाइनली ऐसा, ये इक्वल टू 0 है, ये लेस देन 1 है, ये इक्वल टू 1 है, ये मोर देन 1 है, और ये इंफिनिटी है। सही ऐसा नो, मेरे को एक बार बता दो जोर से,
ये 5 डायग्राम कुछ ऐसे ही बनता है, आपको बस ध्यान रखना है, इधर से इधर, किधर इधर और ये इसको सरकाते जाओ। ये आपका डायग्राम बनेगा पूरा का पूरा। पांचों प्रकार की इलास्टिसिटी समाप्त हो गई। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिससे आइदर आपका आंसर 0, 1, लेस देन 1, मोर देन 1 या फिर इंफिनिटी आ सकता है। इंफिनिटी खैर कभी नहीं आएगा, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है इंफिनिटी के। अब जब हम आंसर लिखेंगे, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, जब आप आंसर लिखो, जैसे पिछले आंसर में आपका 1.25 आया था, तो हम इसको माइनस का साइन लगाएंगे और यहां लिखेंगे मोर इलास्टिक। बस इन शब्द का यूज करना। 0 को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन मतलब नहीं है इलास्टिक। लेस देन 1 लेस इलास्टिक, 1 यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन 1 मोर इलास्टिक, और ये परफेक्टली इलास्टिक। ये इन इलास्टिक था, ये इलास्टिक है। समझ गए? क्लियर हो गया? आसान है, इजी है। चलिए आगे बढ़े। तो ये पहला मेथड आपका समाप्त हुआ। सेकंड मेथड की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड अभी पिछले 3-4-5 साल से आपके कोर्स में नहीं था, पर अभी रिसेंटली इसको एड ऑन किया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, ये इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आगे जो आपका सीए फाउंडेशन के एग्जाम है उसमें भी ये है, सीयूईटी के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, इसलिए सीयूईटी के एग्जाम के बेस पर इसको ऐड किया गया है। हम बात करें अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो इस मेथड के तहत हम इलास्टिसिटी डिमांड से निकालते ही नहीं। हम इलास्टिसिटी डिमांड से नहीं निकालते, हम इलास्टिसिटी निकालते हैं आपके टोटल खर्चे से, हमारे टोटल खर्चे से। वो खर्चा कैसे निकालते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। सिंपल मेथड, सादा सच्चा। भाई चार यूनिट आपने खरीदी 100 रुपए ईच की, तो 400 रुपए आपका टोटल खर्चा हो गया। ठीक है, तो क्या बोला गया कि इलास्टिसिटी आप इससे मत निकालो कि आपने डिमांड कितनी बदली है, आप इलास्टिसिटी निकालो इससे कि आपका खर्चा कितना बदल गया। प्राइस कम होने की वजह से खर्चा कितना बदल गया। जैसे महिलाओं का होता है ना कि भाई 100 रुपए का सामान था, सेल 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 80 का हो गया, वो 1 यूनिट खरीदने गई थी, 6 यूनिट खरीद के आई है। 1 यूनिट खरीदने गई थी, 6 यूनिट खरीद के आई। तो इसने बोला कि भाई पहले 100 रुपए का खर्चा कर रही थी, अब 480 रुपए का किया। तो बोले आप ये मत देखो एक की जगह 6 खरीद के आई है, 8 खरीद के आई है, आप ये देखो कि खर्चे में क्या बदलाव आया है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसा है। इसको हम बोलते हैं मोर इलास्टिक। अभी बताऊंगा कैसे। कि भैया थोड़ी सी हवा लगी प्राइस में, टोटल खर्चा बढ़ गया। ठीक है ना, टोटल खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। इसको हम कहते हैं क्या? मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये जो मेथड दिया है, ये दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल को आप जानते होंगे, इनको प्यार से ए मार्शल भी बोलते हैं, ए मार्शल। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल जी ने ये फॉर्मूला जो है दिया है टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल आउटले मेथड का। अब इसके अंदर आपको सिर्फ नजरों का खेल करना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। देयर इज नो फॉर्मूला। जब फॉर्मूला नहीं है तो आंसर नंबर्स में नहीं आएगा, ना 1 आएगा, ना 1.2 आएगा, ना 1.3 आएगा, 0. कुछ नहीं आएगा। इसके अंदर सिर्फ आपको देखना है और देख के पता लग जाएगा कि ये ज्यादा है, कम है, या फिर कम है और कम है मतलब। तो यहां 3 प्रकार की इलास्टिसिटी निकलती है। यूनिटरी, मोर और लेस। इनका कोई नंबर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिटरी इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी 1 है, नहीं, इलास्टिसिटी क्लोज टू 1 है। मोर इलास्टिक ज्यादा है, लेस इलास्टिक कम है। कितनी ज्यादा है कितनी कम पता नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले मैं यूनिटरी इलास्टिक का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो, प्राइस क्वांटिटी, तो मानते हैं पहले प्राइस था 6 रुपए, मैं 5 यूनिट खरीदता था, प्राइस हो गया 5 रुपए, अब मैं 6 यूनिट खरीदता हूं। प्राइस हो गया 5 रुपए, तो मैं 6 यूनिट खरीद रहा हूं। प्राइस था जब 6 रुपए, तो मैं 5 यूनिट खरीद रहा हूं। तो बेसिकली अगर आप इसको पुराने मेथड से निकालते तो हमें देखना पड़ता परसेंटेज चेंज और चेंज इन क्यूडी और ये सब फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं करना है, आपको बस टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस था 5 यूनिट खरीदी, 6 पंजे 30 रुपए मेरे खर्च हो रहे थे। प्राइस 5 हो गया, 6 यूनिट खरीदी, 30 रुपए मेरे खर्च हो गए। तो ये कहता है कि प्राइस बढ़ता है तब क्वांटिटी तो कम होती है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइस कम होता है तब क्वांटिटी बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मल है ही।
पर अगर प्राइस के बढ़ने कम होने की वजह से अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इफ योर टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट एंड इज चेंजलेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, देन योर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक। कितना है? यूनिटरी इलास्टिक। अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा, प्राइस में फ्लक्चुएशन आने की वजह से भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा, तो भी हम बोलेंगे कि हमारा क्या है? यूनिटरी इलास्टिक है। ये चेंज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई पहले 6 रुपए थे तो 5 यूनिट खरीदे थे, 5 रुपए थे तो 6 यूनिट खरीद लिए। पर मेरा खर्चा पहले भी 30 रुपए लेकर आया था, पूरे उड़ा दिए। अभी भी 30 रुपए लेकर आया हूं, पूरे उड़ा दिए। मैं एक भी चीज चेंज नहीं कर रहा हूं, मेरा खर्चा 30 का 30 है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? आसान है। देखो, मोर इलास्टिक का मतलब, महिलाएं समझ गई क्या? महिलाएं समझ गई होंगी। क्या भाई? जब प्राइस था 100 रुपए तो मैं 2 यूनिट खरीदने आया था, प्राइस हो गया 80 रुपए। सेल 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 20% फ्लैट ऑफ ऑन एवरीथिंग। ठीक है, हम महिलाएं बोली बोले ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, तो 5 यूनिट खरीद ली। ठीक है, तो ये कह रहा है प्राइस और क्वांटिटी का तो सेम रिलेशन है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और जब प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। देखिए, प्राइस 100 से 80 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि मोर इलास्टिक है। क्वांटिटी का तो खैर वही रिलेशन है जो होता है। ठीक है, आपको बस ये और ये इन दोनों को देखना है। तो इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर गोज अपॉन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम मानते हैं कि ये क्या है? मोर इलास्टिक है, बहुत ज्यादा बदल जाता है। या तो प्राइस बढ़ जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, भाग के आ जाएंगे वापस, या प्राइस कम होगा तो बहुत ज्यादा खरीद लेंगे। ठीक है, मिडिलमैन के साथ ऐसा होता है। ठीक है, देखो, लेस इलास्टिक, सख्त लौंडा, मैं तो उतना ही खरीदूंगा भाई जितना मैं खरीदने आया हूं, मेरे को तेरे से क्या लेना देना। मान लो प्राइस 100 था, मैं 2 यूनिट खरीदने आया था, प्राइस 80 हो गया, मैंने कहा ज्ञान मत दे, मेरे को अभी भी 2 दे दे। ठीक है, या और कम करते चलो प्राइस को। ठीक है, और कम कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं, 50 कर लेते हैं प्राइस। तो मैंने कहा चल 2 की जगह 3 दे दे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, मतलब दे गोज इन अपोजिट सेम डायरेक्शन। समझ में आ गया? आपको इन दोनों को देखना है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है? टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस के साथ कंपेयर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला क्या है, कैसे पुट ऑन होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, कुछ नहीं, डायरेक्टली ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर इसका डायग्राम बनाना चाहोगे तो डायग्राम देख लो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बनता है। अब डायग्राम बनाने में क्या है, क्या कैसा है, कुछ नहीं है। देख लीजिए, देख लीजिए, यहां पर है टोटल एक्सपेंडिचर और यहां पर है प्राइस। तो देख लीजिए, जब मोर देन 1 होता है तब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, मोर देन 1 में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो इसलिए ये डाउनवर्ड है। जब इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और लेस देन 1 में पॉजिटिव रिलेशन की तरफ आता है। तो ये डायग्राम है, बिल्कुल ऐसी तरीके से बनेगा, ऐसी नहीं इसी तरीके से बनेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से इलास्टिसिटी डिमांड चेंज होती है? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ यार, ये वाले एग्जांपल है ना, अपन बोर्ड में नहीं लिख सकते, मतलब एग्जाम में नहीं लिख सकते तुम लोग। तुम ऐसा मतलब मम्मी का थप्पड़, पापा का थप्पड़ लिखे है तुम एग्जाम्पल में, मत लिखना, है ना, टीचर मारेगा और बोलेगा ये कैसे पढ़ रहे हैं। अपना यहाँ मेन मकसद क्या है? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नोट्स के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन है, वहां से देखो, वहां से करो, नंबर आ जाएंगे बहुत बढ़िया, उसमें नॉर्मल एग्जाम्पल हमने दे रखा है। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्राइस की वजह से डिमांड में कितना बदलाव आया। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस बदलाव को कम ज्यादा करती है। जैसे अभी अपन ने बोला भाई दवाई है, तो दवाई की कंडीशन में प्राइस चेंज होगा तो डिमांड ज्यादा नहीं बदलेगी, क्योंकि दवाई जो है वो एक नेसेसिटी फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? नेसेसिटी, बहुत जरूरी है, तो उसकी इलास्टिसिटी कम होती है।
आईफोन है 1.5 लाख से 10,000 का हो गया, बहुत ज्यादा लोग खरीद लेंगे क्योंकि वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे इलास्टिसिटी इफेक्ट करती है। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी, कि आपकी कमोडिटी जिसकी इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कैसी है। अगर वो नेसेसिटी है, बहुत जरूरी है, तो महंगा हो या सस्ता हो लोगों को लेना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, लोगों को लेना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। तो इन केस ऑफ नेसेसरीज द इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। हम जीरो नहीं बोलते क्योंकि जीरो इलास्टिसिटी क्या नहीं होती किसी की भी। जीरो का मतलब बिल्कुल दुनिया में कोई नहीं खरीद रहा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो जीरो नहीं लिखेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट पर कभी नहीं लिखते। लग्जरी, आईफोन हो गए, आईफोन खैर अब तो नेसेसिटी में आ गया, लग्जरी में तो कहीं रह गया। महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, तो महंगी महंगी गाड़ियां अगर एकदम से सस्ती हो जाएंगे तो लोग टूट पड़ेंगे उनके ऊपर, है ना। ब्रांड वाली चीजें सस्ती हो गई हैं, भाग जाओ वही लेते रहो। तो लग्जरी ब्रांड्स की इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है। ठीक है, सस्ते होते ही सब लोग उसको लेने चले जाते हैं क्योंकि महंगी थी तब हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कंफर्ट, सोफा हो गया, एसी हो गया। आप देखते हैं एसी वगैरह ये यार सस्ते हो जाएंगे तो लोग खरीद लेते हैं उनको। ठीक है, तो इसकी इलास्टिसिटी भी मोर देन 1 होती है। सब्स्टिट्यूट, चाय कॉफी, तो अगर मेरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इफ आई हैव सब्स्टिट्यूट, तो इंस्टेंट लोग स्विच कर जाएंगे। जैसे मैगी और यिप्पी था, तो मैगी बंद होती है, यिप्पी की एकदम से डिमांड बढ़ गई। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर आपका अवेलेबल है तो आपकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, मोर देन 1। और नो सब्स्टिट्यूट, अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो हो जाएगी लेस देन 1। जैसे रेलवे, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं। बस तो अलग हो गई, रेलवे पटरी पे चलने वाले का क्या सब्स्टिट्यूट है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री की भी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, क्योंकि अगर आप दो चीजें हैं, एक को नहीं खरीद पा रहे दूसरी को खरीद पा रहे हो, तो हम दूसरी को भी फिर खरीद ही लेते हैं। जैसे मान लो गाड़ी और पेट्रोल, हम गाड़ी ले चुके हैं, अब पेट्रोल महंगा होगा तो थोड़ा कम चलाएंगे पर डलवाना तो पड़ेगा अब ले लेके, तो इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो ये हो गए कि आपकी कमोडिटी कैसी है, इस पे इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। सेकंड, बहुत सारे फैक्टर्स और हैं, जैसे क्या आप उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो। यार मैं आईफोन अभी ले रहा, अभी नहीं लूंगा, दिवाली पे ले लूंगा क्योंकि तब सस्ता हो जाएगा। तो अगर मैं उस डिमांड को पोस्टपोन कर सकता हूं, इफ आई कैन पोस्टपोन द डिमांड फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो, तो उसकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगी, अगर मैं उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर सकता हूं। लोग कहते हैं ना यार दिवाली पे सस्ता हो जाएगा तब खरीद लेंगे, सर्दियों में सस्ता हो जाएगा तब खरीद लेंगे, जाते मौसम में खरीद लेंगे। तो वो क्या है, पोस्टपोनेंट ऑफ डिमांड, कि अगर मैं किसी भी चीज की डिमांड को पोस्टपोन कर सकता हूं फॉर नियर फ्यूचर, तो उसकी प्राइसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसलिए उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। हैबिचुएटेड गुड, जिनकी मुझे आदत है, अब भाई जिनकी आदत लग चुकी है उनको तो मुझे खाना ही पड़ेगा, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी। सिमिलरली टाइम पीरियड, भाई अगर आपका फेवरेबल टाइम है, मतलब गर्मियों का मौसम है, तो आपकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, प्राइस कम होते ही बहुत ज्यादा लोग खरीद लेंगे। और अगर सर्दियों का मौसम है तो एसी सस्ते में बेचते रहो, कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली अल्टरनेटिव यूज, अगर उसका एक ही यूज है तो मुझे खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे यूज है तो ठीक है, इसको ये वाला काम कर लिया, इस वाले काम को बाद के लिए छोड़। लेवल ऑफ इनकम, आपके पास पैसे कितने हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं, देखो, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। इसकी इलास्टिसिटी और इसकी इलास्टिसिटी दोनों की होती है लेस देन 1। पूछो कैसे, गरीब उतना ही खाता है जितना उसको पेट भरने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि उसके पास पहले ही पैसा कम है। तो दाम कम होंगे ज्यादा होंगे उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, उसको चाहिए 100 ग्राम चावल, 1 किलो में 5 रुपए बढ़ गए तो 100 ग्राम में 1 रुपया बढ़ा, तो 1 रुपया बिका, 50 पैसा बढ़ा, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो गरीब क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी परचेज करता है तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं होती है। पर अमीर जो है उसके पास तो बहुत पैसा है, उसको क्या लेने देना, 5 रुपए अरे 10 रुपए महंगे होंगे, मैं तो उतना ही खाऊंगा। तो गरीब और अमीर की इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। पर मिडिल इनकम ग्रुप, बीच वाला आदमी, हम जैसे मिडिल क्लास लोग, इनकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं,
महंगा है तो मत खरीदो, सस्ता है तो खरीद लो। सिमिलरली गुड्स में भी 3 प्रकार के गुड होते हैं, हाई प्राइस गुड, मिडिल प्राइस गुड एंड लोअर प्राइस गुड। वही जो बहुत महंगा है, उसको आप वैसे भी नहीं खरीद रहे, उसको वो खरीद रहे हैं जिनकी औकात बहुत ज्यादा है। अब रोल्स रॉयस 6 करोड़ से शुरू होती है, तो भैया जो व्यक्ति 6 करोड़ दे सकता है, वो 6 करोड़ 1 लाख रुपए भी दे सकता है। तो बहुत महंगे वाले और बहुत सस्ते वाले, इन गुड्स की इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। माचिस है, ₹1.30 से लेकर ₹1.50 की हो गई, या ₹2 से ₹2.50 की हो गई, या ₹1 से ₹2 की हो गई, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सस्ती है, इतना छोटा-मोटा चेंज ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता। जबकि जो बीच वाले गुड्स होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है, क्योंकि वो प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं? प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी, द कैटेगरी व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइस, कि भाई प्राइस बदलते ही इनकी डिमांड ऊपर नीचे हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं ना, कपड़े-वपड़े हो गए, मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, 500 की जगह 400 में मिल रहा है, शॉपिंग कर लो बहुत ज्यादा। ठीक है? तो बालको, ये आपका पूरा चैप्टर इलास्टिसिटी डिमांड खत्म हो चुका है। इसी तरीके से हमने स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी की थ्योरी और अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल्स को कवर करा रखा है। तो जाके चैनल पे जरूर चेक ऑन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।